हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ फिर से मौजूद हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है थ्री फेज एसी सर्किट्स। तो आइए देखते हैं थ्री फेज क्या होता है। अच्छा, थ्री फेज से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंगल फेज एसी क्या होता है। क्योंकि तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज वन फेज एसी क्या होता है। सिंगल फेज मतलब वो जो अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है एसी सर्किट्स में, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि आर एल, आर सी, आर एल सी, ये जितने भी थे वो सिंगल फेज थे। सिंगल फेज का मतलब होता है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स हो और एक ही करंट फ्लो हो रहा हो, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट। तो थ्री फेज एसी क्या होता है? थ्री फेज एसी का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंगल फेज एसी इज नोन एज थ्री फेज एसी। ये मैंने अभी आधी डेफिनेशन बोली है, पहले इसको समझते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, हम लोगों को तीन वोल्टेज सप्लाई जब एक ही साथ कनेक्टेड हो और तीन करंट्स उससे जनरेट कर रहे हो, तो वो होता है हमारे पास थ्री फेज एसी सर्किट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों को ये थ्री फेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो थ्री फेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम लोग को अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए हो, अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए हो सर्किट के अंदर, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं थ्री फेज एसी। तो एक और सवाल उठता है इससे कि क्यों सिंगल फेज में नहीं मिलती क्या हम लोग को अनइंटरप्टेड सप्लाई? जी नहीं, उसमें नहीं मिल पाती हम लोग को अनइंटरप्टेड सप्लाई, क्योंकि हम लोग देखते हैं सिंगल फेज एसी का जो हम लोगों के पास साइनोसॉइडल कर्व होता है, वो कुछ होता है इस तरीके से। इधर हो गया हमारे पास 0, पाई, 2 पाई, और इधर करेंट, इधर ओमेगा टी। तो इधर क्या हो रहा है कि करंट जो है वो तीन बार अपनी मतलब ज़ीरो वैल्यू को अटेन कर रहा है, मतलब तीन बार उसके सप्लाई में इंटरप्शन आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को सिंगल फेज एसी में इंटरप्शन आता है और हम लोग इसीलिए उसको यूज़ नहीं करते। और थ्री फेज एसी जो होता है उस वो हम लोगों को चाहिए होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो इसीलिए उसके अंदर हम लोगों को चाहिए होता है अनइंटरप्टेड सप्लाई। ठीक है, तो अब आगे इससे पहले हम लोग आगे जाएं, उससे पहले ये देखते हैं कि जनरेशन कैसे होता है थ्री फेज एसी का। और जनरेशन ऑफ थ्री फेज के लिए हम लोगों को पहले करना पड़ेगा सिंगल फेज के लिए। तो इधर क्या करते हैं हम लोग, जनरेट करने के लिए कोई भी फेज एसी को इधर नॉर्थ पोल रखते हैं और इधर रखते हैं हम लोग साउथ पोल, मतलब दो बार मैग्नेट्स लेते हैं हम लोग और उसके बीच में हम लोग प्लेस करते हैं कॉइल्स को। कॉइल्स मतलब अब हम तीन भी ले सकते हैं, हम लोग वैसे जनरली तीन ही कॉइल्स लेते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, और वो होती हैं कुछ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। वो ये हम लोगों को क्लास 12th में पता है। ठीक है, और अगर हम लोगों ने तीन कॉइल्स लिए हैं और उनके बीच में फेज एंगल जो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री फेज एंगल है, तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ इसी तरीके से ही होगा, ये ऐसे ही। तो ये तीन कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को। और सुपर इम्पोज क्यों करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल के अंदर, और वो होता है -N dφ/dt। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने तीन कॉइल्स लिए हैं तो E1 की वैल्यू भी सेम होगी, E2 की भी वैल्यू सेम होगी और E3 की भी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्न सेम है और जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है वो भी सेम है, और एंगल भी कोई है नहीं उनके बीच में। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो पीक्स होंगे वो एक दूसरे मतलब सेम ही पॉइंट पे आएंगे। तो इधर E1, E2 और E3 इधर जो होंगे, इधर वो तीन बार उसके करंट के अंदर इंटरप्शन आएगी। तो ये है हमारे पास सिंगल फेज एसी। ठीक है, और ऐसे ही थ्री फेज एसी का भी जनरेशन होता है। पर थ्री फेज के एसी के जनरेशन के लिए हम लोग जो इधर तीन कॉइल्स ले रहे हैं उनको 0 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर हम लोगों ने 0 डिग्री के एंगल पे ही प्लेस किया तो वो क्या होगा, वो फिर से यही होगा, यही कर्व फॉर्म करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेज एंगल, कुछ फेज डिफरेंस या फेज एंगल से उनको सेपरेट करके रखते हैं। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ फेजेस। जैसे कि अगर हम लोग 3 फेज ले रहे हैं तो उधर हो जाता है 360 डिवाइडेड बाय 3, इधर हो जाएगा एंगल 120 डिग्री। तो इधर से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग जो 3 कॉइल्स ले रहे हैं उनको हम लोग को प्लेस करना पड़ेगा 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं जनरेशन ऑफ 3 फेज एसी को। अगर इधर नॉर्थ और साउथ पोल है तो ये अगर हमारे पास एक कॉइल है जो हम लोगों ने 0 डिग्री पे रख रखा है तो इसके 120 डिग्री पे हम लोगों को दूसरा रखना पड़ेगा और दूसरे के 120 डिग्री पे हम लोगों को रखना पड़ेगा तीसरा। ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, वो होगा 240 डिग्री का, 240 डिग्री का। ठीक है, और इधर ओमेगा टी रेडियन से वही सेम, और इधर नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जनरेट होता है हमारा 3 फेज और सिंगल फेज एसी। और इधर से चलो हम लोग एक बार इसका साइनसॉइडल कर्व भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो मैंने कहा है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा वो सही है या नहीं। तो इधर ये मैंने ले लिया कि सबसे पहली कॉइल का ये होगा कुछ ग्राफ, फिर एक आएगी 120 डिग्री पीछे से आएगी ये वाली, नहीं ये नहीं आएगी, सॉरी ये पीछे से नहीं आएगी, ये आगे से आएगी। ठीक है, और ये आएगी तीसरी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट, ये आ गई हमारे पास सेकंड, और ये आ गई हमारे पास थर्ड। ठीक है, तो ये है हमारी नॉर्मल, ये हो गई 120 डिग्री, और ये हो गई हमारी 120 डिग्री आगे, और ये हो गई हमारी 240 डिग्री आगे। ठीक है, तो ये है, इधर क्या हो रहा है कि इधर देखो, ये जब इधर से स्टार्ट हुआ, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर इसके बाद जब ये मतलब 0 पे पहुंचा तो इधर E2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो मतलब करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट इसका जो है वो 0 पे हो गया तो E3 है इसके टॉप पे। ठीक है, तो मतलब एक ना एक टाइम कोई ना कोई तो इनमें से अपनी कोई पीक वैल्यू पे रहेगा ही रहेगा, करंट शो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए इधर से हम लोग को मिलता है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ करंट, अनइंटरप्टेड सप्लाई। ठीक है, और इधर होता है हमारे पास यही, इधर करंट होता है और इधर होता है हमारे पास ओमेगा टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऐसे। और अगर इधर हम लोगों को इधर हम लोगों को 3 फेज के लिए 2 फेज के लिए निकालना हो तो 360 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और इधर फिर एंगल जो हो जाएगा 180 डिग्री अपार्ट हो जाएगा। तो इधर एंगल जो है वो हम लोग को 120 डिग्री रखना है, और इधर हम लोगों को ये है कुछ हमारे पास, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसके साइनसॉइडल कर्व को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं एक तरीके से, जो है E1 हो जाएगा इधर से EM साइन ओमेगा टी एट पर्टिकुलर टाइम t के लिए जो हम लोग लिख रहे हैं, E2 हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी -2π/3, और E3 हो जाएगा हमारे पास EM साइन ओमेगा टी -4π/3। ठीक है, तो ये E1, E2 और E3 को शो करने के लिए मीन मैक्सिमम जो पीक रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, पर एंगल के बीच में डिफरेंस रहेगा। तो ये है हमारे पास 3 फेज एसी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ 3 फेज एसी कि वो कितने टाइप्स की होते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 टाइप्स की 3 फेज एसी होती हैं। एक होता है हमारे पास बैलेंस्ड फेज एसी, और एक होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड 3 फेज एसी। अब इधर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है? बैलेंस्ड का मतलब है कि इधर E1, E2 और E3 सेम होंगे। बैलेंस्ड का मतलब इधर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होंगे, और जिस वेलोसिटी से वो मतलब रोटेट कर रहे हैं वो भी सेम होगा। तो उसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड, जब हमारा जो है पीक वैल्यू जो है वो एक ही पॉइंट पे पहुंच रहा हो। अनबैलेंस्ड का मतलब होता है अगर E1 नॉट इक्वल्स टू E2, E1 नॉट इक्वल्स टू E2 है, E2 नॉट इक्वल्स टू E3 है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड। मतलब एक पीक पहले पहुंचे मैक्सिमम वैल्यू पे, दूसरा पीक बाद में पहुंचे, या कुछ ऐसे। ये तब होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नॉट इक्वल हों एक दूसरे के।
ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इधर देखते हैं, इधर हम लोग एक बना लेते हैं ग्राफ, पीक्स बना लेते हैं कुछ। इधर जैसे कि हम लोगों ने ये ले लिया पहला, इधर ये हम लोगों ने ले लिया कि ये दूसरा है, और इधर ये ले लिया हम लोगों ने कि ये तीसरा कर्व है। तो इधर E1, इधर E2 और इधर ये E3। एक और बना लेते हैं, एक और जो है जो हम लोगों ने अभी 3 फेज़ के लिए पढ़ा जब 120 डिग्री अपार्ट होता है, ये एक ऐसे, दूसरा कुछ ऐसे, और तीसरा कुछ ऐसे। ठीक है, मतलब इधर E1 है, इधर ये E2 है और इधर ये E3 है। तो इधर ये कंडीशन जो है ये है बैलेंस्ड की, क्योंकि इधर जो पीक्स आ रहे हैं वो सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, सेम मैक्सिमम पॉइंट जो है वो एक ही है। इधर पीक्स जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स, मतलब इनके पीक्स जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहे हैं। मतलब अगर E1 की वैल्यू 30 है तो इसकी 20 है, इसकी 10 है। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस हैं। तो ये होता है बैलेंस्ड और ये होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे वो सारे के सारे बैलेंस्ड के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ 3 फेज AC। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक चीज़ और, वो है हमारे पास फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं फेज सीक्वेंस की डेफिनेशन, फिर बताते हैं हम लोग कि वो क्या है। ठीक है, तो कुछ ये कहता है फेज सीक्वेंस, इट इज़ अ सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेन देयर पॉजिटिव पीक। मतलब ये एक यूनिवर्सल मेथड होता है कि जिधर ये पीक अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है उसको हम लोग कुछ सीक्वेंस देते हैं, और वो सीक्वेंस होता है RYB। जिधर R होता है रेड, Y होता है येलो और B होता है ब्लू। ठीक है, तो ये कुछ हमारा यूनिवर्सल है, ये पूरा पूरा मैं नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्सली हम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं कि अगर ये E1 है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से, E2 है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे Y से, और E3 है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे B से। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फेज सीक्वेंस। और फेज सीक्वेंस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, जिसके अंदर इसका फेज जाता है कुछ R, फिर Y और फिर B, कुछ इस तरीके से हमारा ये फेज सीक्वेंस होता है। और नेगेटिव फेज सीक्वेंस होता है, नेगेटिव फेज होता है R फिर B फिर Y। ठीक है, मतलब ये सिर्फ उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इधर अगर ये RYB है तो ये नेगेटिव के लिए RBY हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फेज सीक्वेंस हमारे पास, जिसमें ये पॉजिटिव फेज होता है और नेगेटिव फेज होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि हम लोग कनेक्ट करेंगे 3 वोल्टेजेस को एक साथ, पर ये कनेक्शन जो हैं वो 2 टाइप्स में हो सकते हैं। तो अब ये 2 कनेक्शंस कौन से होते हैं इधर लिख लेते हैं पहले। 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर देयर, और वो होते हैं हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टार कनेक्शन, और होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। तो एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, 3 कॉइल्स जो हैं वो स्टार के फॉर्म में लगे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि एक पॉइंट जो है इन, मतलब इधर ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल इस कॉइल का, इधर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इस कॉइल का, और इधर ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इस कॉइल का। तो इसका एक टर्मिनल तो तीनों कॉइल्स का एक कॉमन पॉइंट पे लगा हुआ होगा, और दूसरा टर्मिनल जो होगा वो आउटर सर्किट पे लगा होगा, उसको कहते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन। ठीक है, और ये दिखता भी कुछ स्टार के फॉर्म में ही है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और डेल्टा कनेक्शन होता है एक ट्रायंगुलर कनेक्शन, ये होता है कुछ इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन। तो इधर क्या होता है कि ये जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्टेड होते हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कोई और दूसरा मतलब आउटर सर्किट से इसके अलग से टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होते। इधर फिर ये कनेक्टेड होते हैं आगे कहीं आउटर सर्किट से। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन को हम लोग आगे ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, और फिर आगे हम लोग थोड़ी डेरिवेशंस भी करेंगे, जो होगा VL VPH IL और IPH। चलो इतना अभी ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि क्या है ये। वैसे लाइन और फेज़ है, लाइन वोल्टेजेस और फेज़ वोल्टेजेस और करंट भी है, तो इनके बीच में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे आगे
डेरिवेशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।